Hey everyone, welcome back to Mind Spine Tutorial. So our today's topic is chromatophores and color change. BSc as well as MSc Zoology students दोनों के लिए ये टॉपिक यूजफुल होता है. क्रोमेटोफोर्स का जब MSc Zoology स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछा जाता है, सो स्टेटमेंट जनरली कुछ इस तरह से होता है, एक्सप्लेन क्रोमेटोफोर्स एंड रेगुलेशन ऑफ देयर फंक्शन अमंग एनिमल्स. तो दोनों ही टॉपिक्स अगर हम देखें तो एक ही सेम उसकी हेडिंग्स आती है, अंदर उसका सिनॉप्सिस सेम ही रहता है कहीं ना कहीं. तो आज हम लोग क्रोमेटोफोर्स एंड कलर चेंज टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे. तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं एज यूजुअल कि क्या होता है. जहां भी क्रोमा वर्ड आपको दिखता है तो क्रोमा का मतलब होता है कुछ चीज कलर से रिलेटेड हो. तो जब भी क्रोमा वर्ड कहीं दिखेगा तो आपको आपके माइंड में ये सेट कर लेना है कहीं ना कहीं हम कलर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं. और आप पहले से ही जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपने कलर को चेंज कर सकते हैं, और वो अपने कलर को जब चेंज करते हैं तो उनकी बॉडी में जो पिगमेंट्स होते हैं वो उसके मूवमेंट्स करते हैं और अपने स्किन के अंदर उसके मूवमेंट चलते हैं उसके पिगमेंट्स के. इस तरह से कहीं ना कहीं वो अपने कलर को चेंज कर पाता है. अगर मैं बात करूं इनवर्टिब्रेट्स की, तो जो कलर चेंज होता है इनवर्टिब्रेट्स में वो थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए जो हायर क्रस्टेशियंस होंगे, सिफेलोपोड्स होंगे, लीचेस होंगी, पॉलीकीट्स होंगे और कुछ इकाइनोडर्म्स होंगे, उनमें देखने को मिलता है. तो मेरा कहने का यहाँ पर मीनिंग क्या निकल रहा है कि जो इनवर्टिब्रेट्स होंगे तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी किन में मिल रहा है. तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर इसका पॉइंट लिख लिया ताकि आपके नोट्स भी प्रॉपरली फॉर्म होते रहें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि मैं हर चीज को नोट करूं, ज्यादा से ज्यादा नोट्स प्रॉपर वे में हम लोग फॉर्म करने की कोशिश करें. तो कलर चेंज के बारे में मैंने जो बात यहाँ कही उसी को मैंने यहाँ नोट भी किया है. अब आगे समझते हैं मैं क्या कह रही हूँ कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में कलर चेंज जिन एनिमल्स में, जिन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है वो होते हैं हायर क्रस्टेशियंस, सिफेलोपोड्स, लीचेस, पॉलीकीट्स और कुछ इकाइनोडर्म्स. वहीं अगर इसके दूसरे साइड अगर मैं बात करती हूँ, ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, उसके अंदर जो कलर चेंज होने की पॉसिबिलिटी होती है या फिर ऑब्जर्वेशन जो होती है वो कुछ साइक्लोस्टोम्स में, कुछ फिशेस में, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में देखने को मिलती है. अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं यानी कि हम में, तो हम ह्यूमंस में क्रोमेटोफोर्स वाला सिस्टम देखने को नहीं मिलता, ना ही हम कलर चेंज करते हैं. भले ये मुहावरा यूज किया जाता है कि रंग बदलता है इंसान, लेकिन इस तरह से नहीं यूज किया जाता. तो यहां मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने वाली हूं क्रोमेटोफोर्स के बारे में. तो अब यहां पर सबसे पहले दो पॉइंट्स को और मेंशन करते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स में कहां मिल रहा है. तो ये पॉइंट यहां पर हम लोग ने समझा. अब ये जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं ये कहां पर पाए जाते हैं, तो ये स्किन के अंदर पाए जाते हैं. सो आप अगर हम क्रोमेटोफोर्स की पॉइंट वाइज यहाँ पर पॉइंट्स बना रहे हैं तो हम यहाँ पर ये भी मेंशन कर सकते हैं फाउंड इन लिखना ज्यादा सही रहेगा, फाउंड इन स्किन. आप पूरा पॉइंट क्या लिखेंगे, क्रोमेटोफोर्स आर फाउंड इन स्किन. कहाँ पाए जाते हैं, स्किन के अंदर पाए जाते हैं. इंटेग्यूमेंट जो होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं. सो क्रोमेटोफोर्स का अगर मैं क्लासिफिकेशन यहाँ करने लगूं तो कुछ वेराइटी ऑफ वेज यहाँ पर होते हैं जिसमें हम क्रोमेटोफोर्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. पर उसमें भी एसेंशियली 3 ऐसे मेन स्ट्रक्चरल टाइप्स होते हैं जो कि वर्दी ऑफ मेंशन होंगे यहाँ पर. तो मैं यहाँ जो क्लासिफिकेशन लूंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही क्लासिफिकेशन के बेसिस पर क्रोमेटोफोर्स को डिवाइड करेंगे. तो क्लासिफिकेशन की हेडिंग्स लेते हैं. So we will be only talking about the classification which is worthy of mention here. जो जरूरी होगा उसी की बात कर रहे हैं. अगर आपको कोई बुक्स में और ज्यादा डिटेल क्लासिफिकेशन मिले और अगर आप ज्यादा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो गो फॉर इट, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर मेनली जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको स्टडी करते जाएंगे. पहले होता है, अगर क्लासिफिकेशन में क्रोमेटोफोर्स का कोई टाइप होगा तो पहला होता है रेटिक्यूलेट सेल्स जो कि वर्टिब्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं. दूसरा होता है लार्ज रेटिक्यूलेट जो कि कैसे बनते हैं, बाय द फ्यूजन ऑफ सेवरल सेल्स सच एज फाउंड इन क्रस्टेशिया. क्रस्टेशिया में क्या होता है, मैं सब चीजें नोट भी करूंगी, अभी सिर्फ बातों पर ध्यान दें. पहले क्या हुआ, रेटिकुलेट सेल्स की बात की. रेटिकुलेट सेल्स वाले जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं. दूसरे कैसे होते हैं, अगर स्ट्रक्चर की बेसिस पर बात कर रही हूं मैं, पहली बात सबसे जरूरी है, जो क्राइटेरिया मैंने लिया है क्लासिफिकेशन का वो किसके ऊपर लिया है, स्ट्रक्चरल टाइप पे. उनके स्ट्रक्चर कैसा है, उनके बाहर से बनावट कैसी है, उसके बेसिस पर हम ये क्लासिफिकेशन ले रहे हैं. तो पहला जो था यहाँ पर रेटिकुलेट सेल्स का था. रेटिकुलेट सेल्स वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं. दूसरे, अगर यही रेटिकुलेट सेल्स थोड़े से बड़े हो जाएंगे, और वो बड़े कैसे हुए, बाय फ्यूजन ऑफ सेवरल सेल्स, छोटे छोटे सेल्स से मिलकर एक बड़े सेल को बना दिया. तो वो जो तरह के सेल्स पाए जाते हैं लार्ज रेटिकुलेट वाले, वो मिलते हैं क्रस्टेशिया के अंदर. उस तरह के जो क्रोमेटोफोर्स होंगे वो किस में मिलेंगे,
क्रस्टेशिया में, और तीसरे तरह के होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर यूनिट्स के थ्रू बनते हैं, जिसमें उनके पूरा एक बड़ा सा यूनिट होगा और उसके बीच में आपको मिलेगा सेंट्रल पिगमेंट, जिसके अंदर आसपास सेल्स उसको सराउंड करते हैं, रेडियली अरेंज्ड उसके आसपास मसल सेल्स होते हैं। और ये तरह का जो थर्ड टाइप मैं आपको बता रही हूं, ये मिलता है सिफेलोपोड्स में। तो आपके पास जो क्लासिफिकेशन हो जाता है वो 3 तरह से डिवाइड करा हमने। पहले हमने कहा रेटिकुलेट सेल्स, स्ट्रक्चर के बेसिस पर बात कर रहे हैं, प्लीज इस चीज को माइंड करें। क्लासिफिकेशन हम किसके बेसिस पर देख रहे हैं? स्ट्रक्चरल टाइप्स के बेसिस पर। किसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं? क्रोमेटोफोर्स का। पहला टाइप होता है रेटिकुलेट सेल्स। किसमें पाया जाता है? तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होगी, वर्टिब्रेट्स, उनके अंदर होता है रेटिकुलेट सेल्स वाला। दूसरा है लार्ज रेटिकुलेट वाला। लार्ज रेटिकुलेट वाले जो रहेंगे वो फ्यूजन ऑफ सेवरल सेल्स के थ्रू बनते हैं और किसमें पाए जाते हैं? क्रस्टेशिया के अंदर पाए जाते हैं। क्रस्टेशियंस भी लिख सकते हो आप। उसके बाद थर्ड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है मल्टी सेल्यूलर यूनिट्स कंस्टिट्यूटिंग ऑफ अ सेंट्रल पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स सराउंडेड बाय रेडियली अरेंज्ड मसल सेल्स एज फाउंड इन सम। तो लास्ट में मैंने क्या कहा था, वो किस में मिलते हैं? तो मिल जाते हैं सिफेलोपोड्स में। ये आपके नोट्स प्रॉपरली फॉर्म होते चल रहे हैं। अब ये जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं ये अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं, यानी कि डाइवर्स कलर्स के हो सकते हैं, अलग अलग केमिकल नेचर के हो सकते हैं। ब्लैक एंड ब्राउन पिगमेंट जो रहते हैं जैसे कि वो मेलेनिन होते हैं। ब्लू कलर वाले जो रहते हैं वो प्रोटीन कैरोटिनॉइड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। रेड और येलो कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं वो भी देखने को मिल सकते। रेड और अगर येलो कलर के क्रोमेटोफोर्स अगर आपको कहीं मिलते हैं तो वो क्या होंगे? वो कैरोटिनॉइड्स हो सकते हैं। उसी तरह से सफेद रंग में यानी कि व्हाइट कलर्स में जो क्रोमेटोफोर्स रहेंगे उनका आप गुवेनाइन क्रिस्टल्स कह सकते हो। तो उनके केमिकल नेचर आप देख सकते हो किस तरह से चेंज हो रहे हैं जैसे जैसे उनके कलर्स चेंज होते जा रहे हैं। तो एक सिंगल क्रोमेटोफोर की अगर मैं बात करती हूं तो उसमें बहुत सारे तरह के पिगमेंट के ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, अलग अलग तरह से स्प्रेडिंग शो करते हैं, किसी भी सेल की ब्रांच तक जा सकते हैं। इस तरह से चीजें देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमारे नोट्स भी बनते जाएंगे। डाइवर्स कलर्स और केमिकल नेचर डाइवर्स हो सकते हैं। पिगमेंट्स की लिस्ट इस तरफ है और उनके जो केमिकल नेचर होते हैं, ब्लैक ब्राउन मेलेनिन बनाता है, ब्लू वाला प्रोटीन कैरोटिनॉइड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, रेड येलो कलर वाले कैरोटिनॉइड्स रहते हैं, व्हाइट वाले गुएनाइन क्रिस्टल्स होते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद एक सिंगल क्रोमेटोफोर में बहुत सारे डिफरेंट तरह के पिगमेंट ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट शो करेंगे, अपने हिसाब से स्प्रेड होते हैं वेरियसली। और अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं कि बेसिकली हो क्या रहा है, कि जैसे कि यहाँ कोई एक सेल है, ठीक है, ये सेल है कोई, इस सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है और इसी सेल में अगर आपने पहले भी सेल के डायग्राम्स बनाए होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा आपके टीचर्स बोलते थे बीच में क्रोमेटोफोर्स भी होते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये कलर कंटेनिंग सेल्स होते हैं और यही सेल को कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो अगर किसी की स्किन का कलर कुछ प्रॉपरली चेंज हो रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म है, कोई फिश है, फिश का कलर मान लीजिए पिंक कलर का है, वो पिंक क्यों है? क्योंकि उसके जो सेल्स हैं, उसके सेल्स में जो क्रोमेटोफोर्स हैं वो पिंक कलर के हैं, इसीलिए वो फिश पिंक कलर की दिखाई दे रही है। ये एग्जांपल की बात हुई। तो अब ये जो क्रोमेटोफोर्स हमने यहाँ ड्रॉ करे हैं, तो किसी भी एक सिंगल क्रोमेटोफोर की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मान लीजिए मैं इस वाले सिंगल क्रोमेटोफोर की बात कर रही हूँ, इस क्रोमेटोफोर की, ये क्रोमेटोफोर्स है, पहले तो इनको लिख लेते हैं, क्रोमेटोफोर। तो मान लीजिए मैं एक सिंगल क्रोमेटोफोर की यहां बात करती हूं, उसके अंदर भी अगर देखा जाएगा तो सेवरल टाइप ऑफ पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो ये कोई क्रोमेटोफोर्स है और उसके अंदर क्या भरा होता है? बहुत सारे अलग अलग तरह के सेवरल पिगमेंट ग्रेन्यूल्स भरे होते हैं, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स। अब ये पिगमेंट ग्रेन्यूल्स अपने हिसाब से इस क्रोमेटोफोर में मूवमेंट शो करते हैं, जहां जाना होगा वहां जाएंगे, आराम से स्प्रेड होते रहते हैं। यहां तक कि ये जब स्प्रेड होते हैं तो ब्रांचेस जो हो सकती है सेल की वहां तक भी चले जाते हैं। अब ये जो स्प्रेडिंग होती है पिगमेंट्स की, इसको रिकॉग्नाइज किया गया था 3 तरह से, 3 स्टेजेस होती है पिगमेंट स्प्रेड की। तो अब मैं जो न्यू हेडिंग ले रही हूं उसके ऊपर फोकस करना है आपको। 3 स्टेजेस ऑफ पिगमेंट स्प्रेड, 3 stages of पिगमेंट स्प्रेड। 3 स्टेजेस क्या हो सकती है यहां पर पिगमेंट स्प्रेड की? पहली होती है पंक्टेट और कॉन्ट्रैक्टेड, पंक्टेट
और कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक काम करते हैं, 2 लाइंस ले लेते ताकि उनको एक्सप्लेन भी करना इजी हो जाएगा। दूसरे होते हैं स्टीलेट और इंटरमीडिएट, स्टीलेट और इंटरमीडिएट। फिर उसके बाद थर्ड हमारे पास कैटेगरी आती है रेटिकुलेट और फुली एक्सपांडेड, रेटिकुलेट या फिर फुली एक्सपांडेड। तो ये 3 तरह के आपके पास पिगमेंट स्प्रेड्स होते हैं। पहला है पंक्टेट और कॉन्ट्रैक्टेड, स्टीलेट और इंटरमीडिएट, रेटिकुलेट और फुली एक्सपांडेड। ये सभी क्रोमेटोफोर्स जो रहते हैं, ये सभी में जो भी होंगे, ये सभी क्रोमेटोफोर्स होंगे, लेकिन डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर और हार्मोन्स को लेकर। जैसे कि स्क्विड जो होता है ऑर्गेनिज्म, उसके क्रोमेटोफोर्स की बात करें तो उसके अंदर जो रिस्पॉन्स रहता है किसी भी ट्विचेस को लेकर या किसी समेशन ऑफ मसल फाइबर को लेकर, वो यहाँ पर वो कलर्स के फॉर्म में शो करता है। तो पहले तो इनकी मीनिंग समझ लेते हैं। जब भी कोई पिगमेंट स्प्रेड करता है तो या तो वो थोड़े कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में स्प्रेड करता है, थोड़ा सा सुकड़ कर एक ही जगह पर होते हुए अगर देखा जाएगा तो स्प्रेड करने की कोशिश करेगा। अच्छा, थर्ड वाला सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा था आपको, मेरा स्क्रीन के ऊपर से थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हुआ था। तो कॉन्ट्रैक्टेड का मीनिंग होता है कि कोई चीज अगर एक सुकड़ी हुई है, पूरी तरह से अपने आप को शो नहीं कर पा रही है, तो उस तरह से अगर कोई पिगमेंट स्प्रेड करता है तो उसको कहते हैं ये पंक्टेड या फिर कॉन्ट्रैक्टेड वे में स्प्रेड हो रहा है। दूसरा होता है इंटरमीडिएट, ना बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड हो ना बहुत ज्यादा खुलकर आगे आ रहा हो, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट या फिर स्टीलेट तरह का पिगमेंट स्प्रेड। और लास्टली हमारे पास आ जाता है फुल्ली एक्सपांडेड या फिर रेटिकुलेट तरह का पिगमेंट स्प्रेड, यानी कि पूरी तरह से ओपन हो जाता है, अच्छे से पिगमेंट पूरी बॉडी पर नजर आएगा, पूरा अच्छे से सेल पूरा फुल कलरफुल हो जाता है, उसको कहते हैं रेटिकुलेट या फिर फुली एक्सपांडेड पिगमेंट स्प्रेड। सेल में अगर कहीं कहीं पर ही दिख रहा है थोड़ा बहुत फैला हुआ कलर, बाकी हर जगह नहीं दिख रहा है, तो ये सेकंड वाला हो जाएगा। और थर्ड वाली कंडीशन है कि बहुत कम ही से कहीं पर कलर शो हो। और ये जो 3 तरह के हमने यहाँ पर पिगमेंट्स वाले स्टाइल देखे हैं, पिगमेंट स्प्रेड्स जो देखे हैं, इन वाले जो क्रोमेटोफोर्स रहेंगे, यहाँ इन तीनों कंडीशंस में जो भी क्रोमेटोफोर्स रहेंगे वो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करते हैं किसको, लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को और हार्मोन्स को। तो जैसे जैसे लाइट में चेंजेस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी में चेंजेस होंगे और हार्मोन्स में चेंजेस होंगे, हार्मोन्स में, उस तरह से ये तीनों में भी या फिर इन क्रोमेटोफोर्स में भी क्या आ जाएगा, कोई ना कोई रिस्पॉन्ड देखने को आपको मिलेगा। वो रिस्पॉन्स करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे इन चीजों को लेकर। स्क्विड के जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं उनकी भी हमने यहाँ पर बात करी, क्योंकि स्क्विड के जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो रिस्पॉन्स शो करते हैं, यहाँ तक कि अगर हम उनको थोड़े बहुत ट्विचेस दे दें या फिर कोई उनके मसल फाइबर में कहीं ना कहीं ट्विचेस आए, कोई समेशन ऑफ अ मसल फाइबर हो, तब जाकर जो स्क्विड्स होती हैं वो अपना कलर चेंज करने लगती है, क्योंकि उनके क्रोमेटोफोर्स उन चीजों को लेकर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो आप सिंपल एक एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने कहा ये वाले तीनों लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हार्मोन से रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी तरह से एक स्क्विड का एग्जांपल लिया। स्क्विड एक तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, तो इसके जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं, स्क्विड्स क्रोमेटोफोर्स रिस्पॉन्ड टू आप लिख सकते हो ट्विचेस एंड summation of muscle fiber, इतना सफिशिएंट है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कलर चेंज की, किस तरह से कलर चेंज होता होगा, उसकी क्या प्रोसेसेस होती होगी। आप इसको रेगुलेशन भी कई हद तक कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैकेनिज्म में बेसिकली होता क्या है कि ऐसा माना जाता है कि पहले ज्यादा ऐसा माना जाता था, अभी भी हल्का फुल्का चल रहा है, क्योंकि न्यू थ्योरीज रोज आती है और उसके अंदर चेंजेस भी होते रहते हैं कि ये वाली थ्योरी में ये ड्रॉबैक है तो इसको चेंज करके ये पॉइंट हम इंक्लूड कर लें, तो इस तरह की चीजें रहती हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कलर चेंज की। तो ऐसा माना जाता था कि जो डिस्पर्जन होता है पिगमेंट्स का, उसको कॉज करने के लिए सोलेशन ही रीजन है। सोलेशन आप जानते हैं, सोलेशन जिलेशन जब मैंने पढ़ाया था अमीबॉइड मूवमेंट इन प्रोटोजोआ में, तो आप सोलेशन को पहले से ही जान चुके हैं कि अगर कोई चीज सोल जैसे फॉर्म में कन्वर्ट होती है उसको कहते हैं सोलेशन। जनरली जेल से सोल बनना इज नोन एज सोलेशन और सोल से जेल बनना इज नोन एज जिलेशन।
तो हुआ क्या, शुरू के टाइम पर यह माना जाता था कि पिगमेंट्स जब डिस्पर्स होते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पिगमेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, वो मूवमेंट हो कैसे रहा है, उसका डिस्पर्जन कैसे हो रहा है, अब इन क्रोमेटोफोर्स को कैसे पता है कौन सी जगह पर जाके कौन सा कलर देना है, ये सारी बातें उन्हें कैसे समझ में आती है और वो सही पोजीशन तक कैसे चले जाते हैं। तो इन सारे रीजंस का जो पहला जो कहना चाहिए रीजन आया था या फिर उसके लिए सही चीज कहने को आई थी वो थी कि सोलेशन होता है जिससे कि डिस्पर्जन ऑफ पिगमेंट हो जाता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, डिस्पर्जन ऑफ पिगमेंट की बातें हो रही है, डिस्पर्जन ऑफ पिगमेंट, डिस्पर्जन ऑफ पिगमेंट। अब डिस्पर्जन ऑफ पिगमेंट में हो क्या रहा है कि शुरू की थ्योरीज आई, उन्होंने कहा जो रीजन है वो है सोलेशन, सोलेशन की वजह से होता है डिस्पर्जन ऑफ पिगमेंट। फिर उसके बाद उसमें होता क्या है कि जब भी मतलब एक कहना चाहिए जेल पार्ट होगा वो सोल में कन्वर्ट होगा तो उसको कहते हैं सोलेशन। और इसी थ्योरी के साथ साथ एक चीज उन्होंने और कही कि वहीं अगर पिगमेंट्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो होता है जिलेशन के थ्रू, यानी कि अगर पिगमेंट फैलेगा तो सोलेशन के थ्रू और पिगमेंट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने लगेगा, यानी कि हम कह सकते हैं वेयर एस कन्वर्सली, यहां ही लिख लेते हैं, कन्वर्सली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पिगमेंट इज ड्यू टू, यहां पर भी लिख देते हैं इज ड्यू टू, इसका आंसर आया जिलेशन, ये हो रहा है जिलेशन की मदद से, ये कहा गया। लेकिन आज भी जो एग्जैक्ट मेथड है जिससे ये सारी चीजें होती है, किस तरह से डिस्पर्जन होता है पिगमेंट का, किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है पिगमेंट का, ये सारी चीजें आज तक क्लियर नहीं हो पाई है। तो स्टिल नॉट क्लियर, ये अभी भी क्लियर नहीं, अभी का मेन पॉइंट तो ये है कि स्टिल नॉट क्लियर, अभी भी हमें क्लियर नहीं हो पाया अच्छे से कि किस तरह से मैकेनिज्म होता है कलर चेंज का। बस ये थ्योरीज है जो चलती आ रही है, एक थ्योरी हम बुक में लिख लेते हैं, वो स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं, वो वहां पर खत्म हो जाती है, लेकिन ये चीज अभी तक क्लियर नहीं हुई है। एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था काइनोसिटा, 1963 की बात है, तो मैं नाम लिखूंगी उनका, काइनोसिटा, 1963 की बात है, काइनोसिटा। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो स्टडी की क्रोमेटोफोर्स की। क्रोमेटोफोर्स की जब ये स्टडी कर रहे थे तो फिश जो होती है जिसका नाम होता है ओराइजियास, उसके ऊपर इन्होंने स्टडी करी। तो इन्होंने क्रोमेटोफोर्स को स्टडी करा, स्टडीड क्रोमेटोफोर्स ऑन फिश, ऑन फिशेस ओराइजियास, ORYZIAS। काइनोसिटा ने 1963 में क्रोमेटोफोर्स की स्टडी की फिशेस ओराइजियास पे और अपनी थ्योरी को जब पोस्टुलेट करा तो कहा कि जब कोई एजेंट जो रहेगा, कोई भी अगर एजेंट, व्हेन द एजेंट विच प्रोड्यूसेस द कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ द क्रोमेटोफोर पिगमेंट इज अप्लाइड, यानी कि ऐसा कोई एजेंट जो कि क्रोमेटोफोर्स का कॉन्ट्रैक्शन कर दे, अगर आप उसको अप्लाई करते हो तो जो सेल का सेंट्रल पार्ट होता है, बीच का हिस्सा होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, वहीं जो सेल का पेरीफेरी वाला हिस्सा होता है यानी बाउंड्री वाला हिस्सा होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरह एक्ट करने लगता है। तो जो पेरीफेरी वाली चीजें होती है या फिर पेरीफेरी जो होती है वो कहाँ ट्रैक होने लगती है। तो बेसिकली काइनोसिटा ने क्या कहा, ऐसा कोई एजेंट जो कि कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट की कंडीशन क्रोमेटोफोर्स की प्रोड्यूस करा है, उन्हें सुकड़ने के लिए मजबूर कर देता है, अगर आप उसको अप्लाई करोगे। अब एक एजेंट आपने अप्लाई करा जो कि क्रोमेटोफोर्स को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मजबूर करता है, वो जैसे आपने अप्लाई करा तो होता क्या है कि जो सेंट्रल पार्ट होता है सेल का वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। मान लीजिए सेल है, इसका जो बीच का हिस्सा होगा वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी का जो पेरीफेरी वाला पोर्शन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। पेरीफेरी आसपास की बाउंड्रीज और बीच का पोर्शन सेंट्रल। इस वजह से क्या होता है कि अब ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, तो ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होता है वो अट्रैक्ट होने लगता है पेरीफेरी की तरफ। और जैसे ही आप ये जो आपने एजेंट लगाया था, ये
या आप कह सकते हो आपने ये स्टिमुलस लगाया था, आप उसको रिमूव करते हो और जो चार्ज डिफरेंसेस यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का बन गया था वो वहां पर खत्म होता है, तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं जो कि पहले आप यहाँ शिफ्ट होने लगे थे पेरीफेरी की तरफ, वो वापस से अपनी ओरिजिनल प्लेस पर आ जाते हैं, जैसे कि फिर से कहीं ना कहीं डिस्पर्स हो जाते, फैल जाते, हर जगह अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं और इससे वो वापस से किस स्टेट में आ जाते हैं, एक रेटिकुलेट स्टेट में आ जाते हैं। तो ओराइजियास का ये मैकेनिज्म था, उन्होंने ये मैकेनिज्म हमें समझाया। तो मैं इसका स्टेटमेंट लिखती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप मेरे साथ साथ आप खुद भी आपके नोट्स प्रॉपरली फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ओराइजियास कह दिया, आई एम सॉरी, किनोसिटा ने, ओराइजियास तो फिशेस है, किनोसिटा ने 1963 में स्टडी करा क्रोमेटोफोर्स को ऑफ द फिश, या फिर आप कह सकते हो ऑन द फिशेस ओराइजियास, एंड पोस्टुलेटेड। अब उसके पोस्टुलेट्स लिखेंगे यहाँ पर, पोस्टुलेटेड। तो when the agent which produces contracted state of chromatophore pigment is applied, उसको अप्लाई किया जाएगा, is applied central part of cell becomes positive, जैसे कि यहां हुआ है, and peripheral part is negative, जैसे कि यहां पर आसपास हुआ है। फिर उसके बाद क्या होता है, इस वजह से therefore positive particles are attracted, क्योंकि पता है आपको भी पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, therefore पॉजिटिव पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पेरीफेरी की तरफ जाते हैं। और जैसे ही आपने यहां पर ये जो एजेंट लगाया था, जिसको आप स्टिमुलस भी कह सकते हो, स्टिमुलस, ठीक है, दोनों चीज लिखेंगे आप। सो जैसे ही आप इसका उल्टा काम करेंगे, यानी कि रिमूवल कर देंगे स्टिमुलस का, सो मैं यहां लिखूंगी ऑन रिमूवल ऑफ स्टिमुलस, जो ओरिजिनल पोजीशंस थी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स की, वो वापस से आ जाती है अपनी ओरिजिनल प्लेस के ऊपर। तो जैसे स्टिमुलस को हमने रिमूव करा, जो चार्ज डिफरेंसेस बना था पिगमेंट्स का, वो वंस अगेन डिस्पर्स हो जाता है, चार्ज डिफरेंस वंस अगेन डिस्पर्स, फिर से डिस्पर्स हो जाता है, ओरिजिनल जगहों पे चले जाता है। ये सारी चीजें यहां से यहां इकट्ठी हो गई थी पेरीफेरी की तरफ, जैसे कुछ इस तरह से हो गया होगा, यहां आ गए होंगे सारी चीजें और बीच का पोर्शन खाली हो गया होगा, तो वो वापस से कैसे हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, चार्ज डिफरेंस चला गया। चार्ज डिफरेंस क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव होना, वो दोनों चीजें चली गई, चार्ज डिफरेंस डिस्पर्स हो गया। इस वजह से जो क्रोमेटोफोर्स है वो वापस से किस स्टेट में आ जाएंगे, रेटिक्यूलेट स्टेट में आ जाएंगे, रेटिक्यूलेट स्टेट। तो आप लिखेंगे एंड रीच अ रेटिकुलेट स्टेट। ये था पूरा प्रोसेस जो कि किनोसिटा ने अपनी जो खोज करी या फिर डिस्कवरी करी उसमें बताया। अब क्या होता है, आगे की बातें करते हैं। आगे ये होता है कि एग्जाम्पल आता है सिफेलोपोड्स का। तो सिफेलोपोड्स में मैंने अभी आपको क्या बताया था कि शुरू में हम लोग जब बातें कर रहे थे तो हमने कहा था कि सिफेलोपोड्स में क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर यूनिट्स होती हैं जो कि किससे बनी होती है, सेंट्रल पिगमेंट्स की बनी होती है, जिसमें जो सेल होता है वो रेडियली अरेंज्ड मसल सेल से कहना चाहिए सराउंडेड रहता है। तो सिफेलोपोड्स के बारे में हमने ये बात की थी। अब सिफेलोपोड्स में और ज्यादा बातें करें अगर डिटेल में, तो इनमें जो रेडियल मसल सेल्स होते हैं वो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन शो करते हैं जब, तो जो अंदर रहने वाले पिगमेंट सेल्स होते हैं वो एक्सपांडेड स्टेट में आ जाते हैं। और इस तरह से अगर मसल सेल्स को आप रिलैक्स करवा दोगे तो वो जो होंगे वो पंक्टेड स्टेट में आ जाएंगे। तो जो पिगमेंट सेल्स होते हैं जो भी इसके सिफेलोपोड्स के, वो इस तरह से वर्क करते हैं। तो पहले तो सिफेलोपोड्स के बारे में थोड़ी सी बातें यहाँ लिखते हैं क्योंकि एग्जाम्पल तो मेंशन करना बहुत जरूरी है। सिफेलोपोड्स में मैंने शुरू में कहा था कि इसमें मल्टी सेल्यूलर यूनिट्स होती हैं जो कि सेंट्रल पिगमेंट सेल्स को बनाती हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई सेंट्रल पिगमेंट सेल है, इसको मैं लिख देती हूँ सेंट्रल पिगमेंट सेल, सीपीसी लिख लिया, सेंट्रल पिगमेंट सेल। उसके आसपास जो सेल्स होते हैं उसको सराउंड करने वाले वो रेडियली अरेंज्ड मसल सेल्स होते हैं। तो रेडियली को तो मैं ऐसे अरेंज कर देती हूँ,
ठीक है, मान लीजिए ये मसल सेल्स है, तो ये ऊपर क्या बना दिया हमने, रेडियली अरेंज मसल सेल्स। मसल्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, रेडियली अरेंज मसल सेल्स होते हैं। इस तरह से सेफेलोपोड्स का कहीं ना कहीं अरेंजमेंट होता है। अब जैसे ही वहां पर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो होता क्या है सेफेलोपोड्स में कि ये वाले जो रेडियल मसल सेल्स है, इनको रेडियल भी लिख ही लेते हैं। रेडियल मसल सेल्स जो है ये आसपास वाले, इनकी अगर मैं बात करूं, अगर इनमें कॉन्ट्रेक्शन आएगा, तो रेडियल मसल सेल्स में अगर कॉन्ट्रेक्शन आएगा, ठीक है, यानी कि आसपास वाले सेल्स अगर सिकुड़ जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो अंदर वाला ये जो सीपीसी है, यानी कि सेल वाला जो पिगमेंट सेल है, बीच का सेंट्रल पिगमेंट सेल है, उसको मैं सेंट्रल कह रही थी, तो आप नॉर्मली पिगमेंट सेल भी कह सकते हैं। तो जो कलर भरा हुआ वाला पिगमेंट सेल है, उस टाइम पर सीपीसी यानी सेंट्रल पिगमेंट सेल वो क्या हो जाएगा, एक्सपांडेड स्टेट में आ जाएगा। यानी कि अगर बाहर की चीजें कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, सुकड़ने लगे, तो जो बीच का पोर्शन है वो फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप इसका उल्टा कर दें, यानी कि आप अगर मसल सेल्स को रिलैक्स करवा दें, तो उस सिचुएशन में जो अंदर वाला पोर्शन है, यानी पिगमेंट सेल्स वाला पोर्शन है, सीपीसी सेंट्रल पिगमेंट सेल्स वाला, अब बाहर वाला रिलैक्स हो गया, तो अंदर वाला क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज को हम एक और नाम भी देते हैं, जिसको कहते हैं पंक्टेटेड स्टेट। अगर रिवीजन की बात करें, तो हमने क्या कहा था, जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ती है, तो उसको क्या कहते हैं, पंक्टेट होना कहते हैं। यानी इसी कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा नाम क्या है, पंक्टेटेड स्टेट है। तो इसको मैं कॉन्ट्रैक्शन भी लिख सकती हूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, ये बात कह रही हूँ। उसके बाद दूसरी चीज मैंने कही थी, एक कंडीशन होती है स्टीलेट या फिर इंटरमीडिएट, और थर्ड कंडीशन होती है फुली एक्सपांडेड स्टेट वाली, जिसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं रेटिक्यूलेट होना। तो ये हो जाता है रेटिक्यूलेट। और इसी रिलैक्स को भी आप एक्सपांडेड भी कह सकते हो या फिर रेटिकुलेट भी कह सकते हो। तो चीजें सेम है, नाम अलग अलग है। हो क्या रहा है, सेफेलोपोड्स का एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें कह रहे हैं बीच में एक सेंट्रल पिगमेंट सेल होता है, आसपास अगर देखोगे तो रेडियल मसल सेल्स होते हैं। अगर रेडियल मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो अंदर वाली चीज एक्सपांड कर जाएगी, बाहर वाली चीज एक्सपांड कर जाएगी तो अंदर वाली चीज यहाँ पर जो कि सेंट्रल पिगमेंट सेल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है सेफेलोपोड्स के अंदर। तो ये सेफेलोपोड्स का कंसेप्ट खत्म होता है। उसी तरह से जो पिगमेंट सेल्स होते हैं क्रस्टेशियंस के अंदर, वो कोऑर्डिनेशन शो करते हैं हॉर्मोन्स के थ्रू। यानी कि ये सारी चीजें तो एक दूसरे को देख कर हो रही है, अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो एक्सपांड कर रहा है, इस तरह से काम कर रहे थे। लेकिन अब मैं बात करूं अगर क्रस्टेशियंस की, अब मैं नया एग्जांपल ले रही हूं यहाँ पर, क्रस्टेशियंस की नया एग्जांपल है, ऊपर वाले को भी स्टार बना देते हैं तो ठीक रहेगा। अब नए वाले क्रस्टेशियंस में क्या होता है, पिगमेंट सेल्स जो रहते हैं, पिगमेंट सेल्स आर coordinated by hormones and those of fishes are by both hormones and nerve impulses। और अगर हम फिशेज में बात करेंगे, फिशेज में हार्मोन्स से भी रेगुलेट होते हैं ये पिगमेंट सेल्स, और नर्व इम्पल्स के थ्रू भी होते हैं, नर्व इम्पल्स के थ्रू भी होते हैं। ये इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। सबसे पहले सेफेलोपोड्स का कंसेप्ट, फिर क्रस्टेशियंस का, और लास्टली फिशेस का कंसेप्ट। तो यहां तक आके आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैकेनिज्म जो था वो कंप्लीट होता है। अगर मैं थोड़े फंक्शंस की भी बात करूं कलर चेंज की, कि क्या फंक्शंस होते हैं, आखिर ये कलर चेंज होता क्या है, रीजंस क्या है इस कलर चेंज के, तो वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर। तो फंक्शंस कलर चेंज के क्या है, पहला कि एनिमल के ऊपर अगर ब्राइट लाइट आती है, चमकीली लाइट आती है, तो वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि वो एनिमल तो दूसरों को भी दिख जाएगा। तो इस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कहीं ना कहीं उसको इसकी जरूरत पड़ती है। तो लिख सकते हो प्रोटेक्ट्स दी, ये कलर चेंज की बात हो रही है, प्रोटेक्ट्स, कलर चेंज प्रोटेक्ट्स दी एनिमल। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। प्रोटेक्ट्स दी एनिमल from bright light। उसके बाद दूसरा, एनिमल को एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम एनिमीज होना चाहिए था, मैंने गलत लिख दिया है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम
एनिमीज से बचाने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। और ब्राइट लाइट का एक और कंसेप्ट रहता है कि एनिमल्स जो हो गए ब्राइट लाइट से, कभी कभी कुछ एनिमल्स को जरूरत नहीं होती ब्राइट लाइट्स की, तो उसके अंदर वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। अब क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वो एक तरह से और फंक्शन करते हैं, जैसे कि क्रोमेटोफोर्स सर्व टू फंक्शन फॉर थर्मो रेगुलेशन। क्रोमेटोफोर्स यहां पर लिख ही लेते हैं इसको, तो क्रोमेटोफोर्स सर्व to function for thermoregulation। ठीक है, उसके बाद एक और चीज आ जाएगी, अगर मेटिंग बिहेवियर्स और जो कोर्टशिप बिहेवियर्स है उनको भी स्टडी करना होता है तो उसमें भी कलर चेंज का रोल प्ले रहता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेटिंग एंड कोर्टशिप बिहेवियर्स में भी इसका यूज रहता है, मेटिंग एंड कोर्टशिप बिहेवियर्स। तो अभी चैनल के ऊपर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स की कुछ पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड है। मेनली जो कोर्टशिप बिहेवियर पूरा होना चाहिए, जिसको हम रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में पढ़ते हैं, ईथोलॉजी में स्पेशली, वो सारी चीजें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो आप ग्रीन कलर के थंबनेल से उनको चेक करेंगे तो आपको सारे मेन कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे सारी चीजों के बारे में ऑफ दी एनिमल्स। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जनरली इथोलॉजी 4th सेमेस्टर में पूछा जाने वाला पेपर रहता है और जो एनिमल फिजियोलॉजी होती है जनरली 2nd सेमेस्टर में होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ ऐसा हमेशा होता है, अलग अलग कॉलेजेस में टीचर्स के ऊपर रहता है वो कब कौन सा पेपर आपको स्टडी करने के लिए दे रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो कलर चेंज वाला टॉपिक है उसके अंदर आपको शायद मेटिंग और कोर्टशिप बिहेवियर इतना डिटेल में ना हो, पर फिर भी इथोलॉजी में ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। तो लास्टली ऑलमोस्ट सारी चीजें हमें क्रोमेटोफोर्स में जो हो सकती थी, जिसको हम बायोलॉजिकल पिगमेंट्स भी कहते हैं, क्रोमेटोफोर्स का दूसरा नाम जो रहता है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए। क्रोमेटोफोर्स के रिवीजन कर लेते हैं। एक छोटा सा पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स होते हैं जो कि स्किन की डीपर लेयर्स होती है एनिमल्स की, उसमें पाए जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन दी कलर जो उनका पिगमेंट हो सकता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि क्रोमेटोफोर्स को हम कहने लगते हैं मेलेनोफोर्स अगर वो ब्लैक कलर के होते हैं। अगर जो कहना चाहिए क्रोमेटोफोर्स उनका कलर रेड कलर का हो जाएगा तो हम उनको कहने लगते हैं इरिथ्रोफोर्स। उसी तरह से अगर वो येलो कलर के हो जाएंगे तो हमको कहने लगते हैं जेंथोफोर्स। व्हाइट कलर के हो जाएंगे तो हम उन्हें कहने लगते हैं ल्यूकोफोर्स। तो उसका टेक्स्ट देखते हैं। एक एक्स्ट्रा बात और यहाँ पर थोड़ी सी करना चाहूंगी कि जो कलर प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, कभी कभी आपको आपके टीचर्स ऐसे दो करके भी बताएंगे कि कलर प्रोड्यूसिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक को तो वो कहेंगे बायोक्रोम्स और दूसरे को वो कह सकते हैं आपके टीचर्स, अगर आपको एक्स्ट्रा बताए तो मैं आपको वो भी कंप्लीट के लिए यहाँ बता रही हूँ, स्कीमोक्रोम्स। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट पोर्शन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ये सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन है, अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। तो स्कीमोक्रोम्स का दूसरा नाम होता है स्ट्रक्चरल कलर्स। तो कभी कभी क्या होता है, जो कलर प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको इन दो पोर्शंस में भी डिवाइड किया जाता है, बायोक्रोम्स एंड स्कीमोक्रोम्स, जिसको स्ट्रक्चरल कलर्स भी कहा जाता है। अब बायोक्रोम्स क्या होते हैं, इनके अंदर जितने भी ट्रू पिगमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कैरोटिनॉइड्स हो गए, टेरिडीन्स हो गए, वो आते हैं। तो ट्रू पिगमेंट्स इनमें आते हैं, ट्रू पिगमेंट्स। और ट्रू पिगमेंट्स कौन से होते हैं उनका नाम भी आपको यहाँ बता दिया गया है। पहले होते हैं कैरोटिनॉइड्स और दूसरे हो सकते हैं टेरिडीन्स। तो बायोक्रोम्स में दो पिगमेंट्स आ गए यहाँ पर एग्जांपल के लिए। ये पिगमेंट्स कैसे होते हैं, कैरोटिनॉइड्स और टेरिडीन्स, ये ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो कि सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को और क्या बना लेते हैं, व्हाइट लाइट को बना लेते हैं। यहाँ तक कि ये भी कर सकते हैं कि जो दूसरी वेवलेंथ होते हैं उनको परमिट भी कर दें, जिससे कि वो आई ऑफ द ऑब्जर्वर तक पहुंच जाए। ये बातें होती है बायोक्रोम्स की। ऑन दी अदर हैंड स्ट्रक्चरल कलर्स या फिर स्कीमोक्रोम्स वाले जो पिगमेंट्स होते हैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस, जो कि डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गए, उससे प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि अलग अलग स्ट्रक्चर के ऊपर जब लाइट्स पड़ेगी तो कुछ अलग तरह का कलर दे सकती है, विद अ स्केल अराउंड अ क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं, यहाँ पर हम स्ट्रक्चरल की बात करें तो इस तरह के अगर बहुत सारे अगर स्ट्रक्चर्स होते हैं तो सभी वेवलेंथ या फिर बहुत सारी वेवलेंथ ऐसी होगी, ये कलर्स ऐसे होंगे लाइट के जो कि एक दूसरे के अंदर ट्रांसमिशन भी शो करेंगे। तो ये सारी बातें को याद रख सकते हो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको ये भी क्लियर बता रही हूँ। तो बायोक्रोम्स और स्कीमोक्रोम्स ये थोड़े से टॉपिक थे जो एक्स्ट्रा है। और इसके अलावा कभी कभी ये भी कहा जाता है कि जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो येलो, रेड, ऑरेंज अलग अलग कलर शो करेंगे, जिसके बारे में आप पहले भी डिस्कस कर चुके हो। अब बात करते हैं
क्रोमेटोफोर्स के कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी है। तो क्रोमेटोफोर्स को हम लोग अपनी रिसर्च के अंदर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जेब्रा फिशेस के जो लार्वे होते हैं, जेब्रा फिश का नाम आपने सुना होगा, उसका जो लार्वा होता है उसको स्टडी करने में यूज करते हैं हम लोग। क्रोमेटोफोर्स की अगर हमें स्टडी करनी है बेसिकली, तो हम लोग जेब्रा फिश का यूज करते हैं, उनके क्रोमेटोफोर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये देखने को मिलता है कि उनके क्रोमेटोफोर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जिससे कि वो एक तरह से एक्यूरेट वे में जनरेट कर सके रेगुलर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्ड पैटर्न को, जो कि एक एडल्ट फिश में बाद में बनता है। तो जेब्रा फिशेस के अंदर बाद में आप देखोगे जैसे जेब्रा के ऊपर छोटी छोटी ब्लैक और व्हाइट धारियां होती है ना, उसी तरह से जेब्रा फिश के लार्वे के अंदर क्रोमेटोफोर्स इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं कि बाद में जाकर वो एक ओरिजिनल एडल्ट फिश में किस तरह से इस तरह का स्ट्रिप्ड पैटर्न या फिर स्ट्राइप दिखने वाला पैटर्न लेकर आ पाए। तो ये चीजें होती है। और इवोल्यूशनरी डेवलपमेंटल बायोलॉजी फील्ड में भी क्रोमेटोफोर्स का बहुत यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें मॉडल, अगर ह्यूमन कंडीशन का लेकर हम कुछ समझने की कोशिश करें, जैसे कि मेलेनोमा, एल्बिनिज्म, ये जो डिजीजेस होती है ह्यूमंस के अंदर, उसमें भी इसका रोल प्ले बहुत कुछ होता है। तो एक रिसेंटली क्या हुआ है कि एक जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम कहते हैं मेलेनोफोर स्पेसिफिक गोल्डन जीब्रा फिश स्ट्रेन, जिसको SLC24A5 कहते हैं, वो ह्यूमन के इक्विवेलेंट शो किया गया। अभी रिसेंट रिसर्च में ही हुआ ये सब। तो ये शो किया गया कि ह्यूमन के इक्विवेलेंट है, और वो स्ट्रांगली को रिलेट करता है विद द स्किन कलर। जैसे ह्यूमन की स्किन का कलर कैसे चेंज होता है, कभी किसी का स्किन कलर थोड़ा सा डार्क हो सकता है, लाइटिश हो सकता है, जो कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो वो सारी जो चीजें होती है वो कहीं ना कहीं अभी मेलेनोफोर स्पेसिफिक गोल्डन जिब्रा फिश के स्ट्रेन से कनेक्ट की गई है। तो हम यहाँ देख सकते हैं जो प्रैक्टिकल यूज होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, वो भी क्रोमेटोफोर्स के बहुत कुछ होते हैं। क्रोमेटोफोर्स को बायोमार्कर्स की तरह भी यूज किया जाता है। अच्छा, मैं अगर मैं ऊपर वाले पॉइंट्स पे इनको इंक्लूड करूं तो एक सेकेंड, हम लोग थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे। एक इंक्लूड करना रह गया है यहाँ पर फंक्शंस में, कि हम इसको बायोमार्कर्स की तरह यूज कर सकते हैं, बायोमार्कर्स। ठीक है, तो अच्छा ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना। तो बायोमार्कर्स की तरह हम क्रोमेटोफोर्स को जब यूज करते हैं, तो जो कोल्ड ब्लडेड स्पीशीज होती है उनके अंदर बेसिकली ये करना होता है। तो उनमें अगर कोई विजुअल डिफेक्ट्स हैं या फिर वो फेल हो रहे हैं बैकग्राउंड को अडेप्ट करने को या लाइट इन्वायरमेंट को, तो उस सारी चीजों में कहीं ना कहीं इसका यूज रहता है बायोमार्कर्स की तरह। इसकी डिटेल बाद में कभी पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। और आपको एक बात और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि आप जब हायर क्लासेस पढ़ते हैं, एमएससी के अंदर ही एक पेपर आता है फिशेस से रिलेटेड, इक्थियोलॉजी या फिर पिसिकल्चर, जो इस तरह के टॉपिक्स आएंगे, एक्वाकल्चर, किसी में भी टॉपिक आ सकता है कलरेशन इन फिशेस के नाम से। तो उसके अंदर वापस से ये सारी बातें क्रोमेटोफोर्स की आती है। अभी आपको एनिमल फिजियोलॉजी में इसकी इतनी डिटेल्स नहीं होती है, जनरली एक शॉर्ट नोट की तरह क्वेश्चन आता है। लेकिन जब आप लोग कलरेशन इन फिशेस पढ़ेंगे, या फिर मैं आपको जब क्रोमेटोफोर इन फिशेस बताऊंगी, तो मैं आपको वहां पर भी रिकमेंड करूंगी कि आप पहले ये वाला वीडियो सेगमेंट देखें, क्योंकि यहाँ पर सारा बेसिक नॉलेज हमने ले लिया ऑलमोस्ट, और इसके ऊपर डिटेल्स लेते हुए कलरेशन इन फिशेस का टॉपिक बनता है, क्योंकि उसमें हम स्पेशली फिशेस के टॉपिक स्टडी करते हैं। तो वो बातें जब हम पढ़ेंगे तो वहां मैं और डिटेल्स बताऊंगी। तो अगर आप इसकी और ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, कि यहाँ तक कि अगर मैं बात करूं कि मेलेनिन क्या होता है, अगर छोटी मोटी अगर डिटेल्स यहाँ भी बताऊं, तो जैसे मेलेनिन ब्राउन ब्लैक पिगमेंट हो सकता है, जो कि अमाइनो एसिड टायरोसिन से डिराइव होता है। इस तरह की बहुत सारी बातें हम लोग कलरेशन इन फिशेस में डिटेल में पढ़ते हैं, तो मैं वहां पर भी बताऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं इसकी और डिटेल पढ़ना, तो जब भी कलरेशन इन फिशेस टॉपिक अपलोड हो तो आप उसको भी चेक करिएगा, तो आपको उधर भी उसकी डिटेल्स मिलेगी, क्योंकि वो टॉपिक और ये टॉपिक बहुत कुछ कनेक्टेड है। ये तो बेसिक नॉलेज है, और उसके ऊपर का हायर नॉलेज उस टॉपिक में हम लोग लेते हुए स्टडी करते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आज हमने बहुत सारी डिटेल्स देख ली है, सिग्निफिकेंस भी देख लिया है ऑलमोस्ट सारा। तो आई थिंक आई शुड स्टॉप दी वीडियो नाउ, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।